हाय फ्रेंड्स, मैं हूं यशोवर्धन और हजेल आईएएस एकेडमी के यूट्यूब के चैनल हजेलाज आईएएस पे आप सभी का स्वागत है। और मित्रों, मैं यहाँ पर आपके लिए करंट अफेयर्स में यहाँ पे जो भी बात कर रहा हूँ ये सिर्फ एमपीपीएससी के लिए है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एमपीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको मध्य प्रदेश के जो मुख्य अखबार है जैसे दैनिक भास्कर है उसे पढ़ना होता है। अब उस अखबार में मान लीजिए 15 पेज हैं। 15 पेज में हो सकता है कि सारे पे आपको खबर इंपॉर्टेंट ना मिले, लेकिन इन 15 पेजों में जैसे ये आज का अखबार है, कितनी तारीख का? 21 जुलाई का। आज 21 जुलाई, तो ये आज का दैनिक भास्कर है जिसमें करीब करीब आज मुझे इस अखबार में, पूरे अखबार में 12 खबरें ऐसी लगी जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। तो आज आप सोच के देखिए 15 पेज का अखबार है और बड़े बड़े पेजेस होते हैं, लेकिन हमारे काम की खबरें सिर्फ कितनी हैं तो हम वो देखेंगे कि कितनी है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और डेली अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पूरा अखबार पढ़ पाएँ या आप इस बात को समझ पाएँ कि अखबार में किस चीज़ को पकड़ना और किस चीज़ को छोड़ना है, कौन सी खबर को, तो आप मुझे फॉलो कीजिए। डेली आपको यहाँ पर आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें कि दैनिक भास्कर और इसके अलावा जो कुछ भी, यदि मान लीजिए क्रॉनिकल में, प्रतियोगिता दर्पण में, घटना चक्र में या अन्य स्पीडी जैसी मैगजीन में कहीं पर भी कोई भी ऐसा टॉपिक है जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की एमपीपीएससी या एमपीपीएससी के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली अन्य किसी भी तरह के एग्जाम या कोई भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, उन सब के लिए आपको करंट अफेयर्स यहाँ पर मिल जाएगा। और वो करंट अफेयर्स ऐसा होगा जो कि स्टैटिक पार्ट से कैसे जोड़ के पढ़ना है आपको, इस बात का भी आपको यहाँ पे जानकारी दी जाएगी। तो चलिए हम शुरू करें। उसके पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि हजेला आईएएस एकेडमी अपने किस तरह के प्रोग्राम्स चला रही है, आप उसे भी जानिए ताकि आपके बेनिफिट के लिए और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पे चला रहे हैं। देखिए, एक ये कोर्स है, ये एमपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम 2025 और कीमत कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये। इसके अलावा कुछ भी नहीं आपको पे करना है। आप यहाँ आएंगे इंस्टीट्यूट में, आपको एक पर्सनल मेंटर दिया जाएगा, तो इस मेंटरशिप में एक फैकल्टी होंगे और वो कम से कम इतने अनुभवी होंगे कि पिछले 7-8 साल से अगर वो पढ़ा रहे हैं या फिर कम से कम एक बार वो मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं, मेंस लिख चुके हैं, आंसर राइटिंग में क्या रिक्वायर्ड है वो आपको वहाँ पे सिखाएंगे। सिर्फ कितना है? ओनली 500 रुपीज़ का है ये। और अगर हम दूसरे कोर्स की बात करें तो ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए है और यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ 99 रुपीज़ में है ये, राइट। और आप घर बैठे हुए भी आप तैयारी कर सकते हैं। बस आपको करना ये कि आपको हमारे इन नंबरों पे कॉल करना है, व्हाट्सएप कर सकते हैं या एड्रेस हमारा दिया हुआ है, जिससे कि आप संपर्क करें और फिर आपको जिस तरह का भी असिस्टेंस चाहिए, जो भी मदद चाहिए, सहायता चाहिए, आपको वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, राइट फ्रेंड्स। तो आप इन बातों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज है तारीख 21 जुलाई और मेरा नाम है यशोवर्धन और हम हजेला आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म हजेलास आईएएस पर करंट अफेयर्स जो कि जुलाई 21 का आज का देख रहे हैं, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर का, इसको मैं कवर कर रहा हूँ। इस आज के दिन हम 12 ऐसी खबरें हैं जो कि किस तरह से आपके काम में आएंगी और स्टैटिक पार्ट से कैसे जुड़ते हैं हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले एक जो खबर है आज की, ये देखते हैं। देखिए, अब ये आता है, यहाँ पर मैंने किया कि मानसून सत्र, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा, लेकिन अगर कोई नहीं जानता कि मानसून सत्र क्या होता है, राइट, तो देखिए, संसद हो या हो विधानसभा, यहाँ पर नियम है कि 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, 2 सदनों की बैठक जरूरी है, ठीक है। तो साल भर में अगर हम देखें, चाहे संसद हो या विधानसभा, लगभग 3 ऐसे सत्र होते हैं जिसमें एक मानसून सत्र होता है, राइट। अगर हम साल अगर शुरुआत से देखें तो वहाँ पे हम देखेंगे बजट सेशन होता है, देन उसके बाद मानसून सेशन होता है, फिर विंटर सेशन होता है, राइट, जिसे हम अलग अलग 3 सत्रों को देखते हैं। तो अभी मानसून सत्र अगर शुरू होना है तो अब लोकसभा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अगर केंद्र में देखें तो मानसून सत्र, और वहाँ पे कुछ यहाँ पर मुद्दे दिए हैं कि किन मुद्दों पर चर्चा होगी और इससे प्रश्न कैसे बनेगा। यही तो सवाल है कि आखिर हम अखबारों में क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते। तो सबसे पहले तो अगर हम यहाँ देखें तो हमें पता चलता है कि संसदीय कार्य मंत्री कौन है, तो किरण रिजिजू, ध्यान रखिएगा, इस वक्त किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री हैं। और ये ध्यान रखिए, फिर ऑपरेशन सिंदूर क्या था, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है। पाकिस्तान ने जब
पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने जब बैसरन वैली पहलगाम में 22 अप्रैल को 26 लोगों की हत्या कर दी थी, उसके पश्चात भारत ने यहाँ से जो अटैक किया था मई के महीने में, उसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया था और 4 दिन तक ये युद्ध चला था। इसके पश्चात फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर या हम बोलेंगे संघर्ष विराम होता है, तो वो है ऑपरेशन सिंदूर, ध्यान रखें। और ऑपरेशन सिंधु क्या है, इसको ध्यान रखें, वो है ऑपरेशन, ये हो गया सिंदूर और है सिंधु। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो आप ध्यान रखें ऑपरेशन सिंधु क्या है, ये भी ध्यान रखिएगा। सिंधु, राइट, सिंधु, ऑपरेशन सिंधु ये है जब ईरान के ऊपर इजराइल और यूएस ने अटैक किया था, तो वहां पर पढ़ने वाले 110 छात्र छात्राओं को वहां से निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था, रेस्क्यू ऑपरेशन, उसका नाम है ऑपरेशन सिंधु। और सिंधु आप सभी जानते हैं कि किससे संबंधित है, सिंधु रिवर के ऊपर इसका नाम है। चलिए, तो यहां तक हमने ये देखा, तो हमें ऑपरेशन सिंदूर, तो ऑपरेशन सिंधु से हमने यहाँ पे जोड़ा। फिर संसदीय कार्य मंत्री कौन है, तो ये पता चला। और क्या पता चल रहा है इससे, कि संसद में किसी भी सत्र में किसी भी तरह का कोई बिजनेस होता है, कार्रवाई होती है, तो उसे कौन सा मंत्री देखता है, संसदीय कार्य मंत्री देखता है। और वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्री कौन है, किरण रिजिजू। अब किरण रिजिजू किस तरफ से आते हैं, तो ये आपको पता चलेगा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से ये आते हैं। चलिए, अब अगली खबर जहां पे हम देखें तो और किस तरह से है, तो जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग लगाएगी केंद्र सरकार। 100 से ज्यादा सांसदों ने हस्ताक्षर करके समर्थन जता दिया। तो देखिए, अब यहां पर देखें संबंधित अनुच्छेद कौन से, तो आर्टिकल 124 तो है सुप्रीम कोर्ट के लिए और 217 है हाई कोर्ट के जजेस से संबंधित। तो आप यह ध्यान रखें, यहाँ पे कौन सा है, 124 और है एक 217 जो कि हाई कोर्ट से संबंधित है। एक है 124, आर्टिकल 124 और दूसरा है 217। ये काय के लिए, ये हाई कोर्ट के लिए, और ये काय के लिए है, ये सुप्रीम कोर्ट के संबंधित है। इन्हीं आर्टिकल्स में वो प्रक्रिया दी गई है कि किस तरह से किसी जज को उसके पद से हटाया जाता है। यहाँ पर उसे महाभियोग कहा गया, वहां पे लिखा हटाने की प्रक्रिया। अगर मान लीजिए किसी जज के ऊपर ये सिद्ध होता है कि अगर उसने किसी तरह का कदाचार किया या जो उसको ड्यूटीज दी गई हैं वो अपने काम को ठीक प्रकार से अंजाम नहीं देता है, किसी तरह के भ्रष्ट आचरण में लिप्त है, तब उसके विरुद्ध इस तरह के प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। अगर लोकसभा में वो प्रस्ताव लाया जाता है तो कम से कम लोकसभा के 100 सांसदों से उसे समर्थन प्राप्त होना चाहिए, और राज्यसभा से शुरू होते तो वहां कम से कम 50 राज्यसभा के सदस्यों का उसको समर्थन प्राप्त होना चाहिए। अब वो प्रस्ताव जब आता है तो फिर एक समिति बनाई जाएगी, उस समिति में सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, एक हाई कोर्ट के जज होंगे और एक होगा ज्यूरिडिस्ट या न्यायविद। इनकी कमेटी बनाई जाएगी, ये कमेटी जांच करेगी, फिर वो कमेटी रिकमेंडेशन देगी कि इनके जिसके भी जज के ऊपर किसी तरह के जो आरोप लगाए गए वो आरोप कितने सही या कितने गलत हैं। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो उस जज के विरुद्ध लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही पृथक पृथक अलग अलग से विशेष बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाएगा उस जज को हटाने के लिए। अब यहाँ एक अगला प्रश्न बनेगा कि विशेष बहुमत क्या होता है। तो देखिए, उपस्थित और मतदान करने वाले, प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 मत होना चाहिए, और ये मत किसी भी तरीके से जो उस सदन की, जिस भी सदन में पास हो रहा, उस सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से कम नहीं होना चाहिए। इसे बोलते हैं विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, और उसी सत्र में पारित होने का राष्ट्रपति जी से जब हस्ताक्षर हो जाएंगे तो उस जज को उसके पद से मुक्त कर दिया जाएगा। अगर देखा जाए अब तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी न्यायाधीश को हटाया गया हो इस प्रकार से या इस प्रक्रिया के महाभियोग के द्वारा। लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में पदस्थ थे और ये दूसरे नंबर पे आते थे, अब इन्हें वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया है, और इनके विरुद्ध इस तरह के आरोप लगे हैं कि जब ये कहीं विवाह में गए थे, इनके घर के आउट हाउस या जो सर्वेंट रूम है वहां पर आग लग गई, और जब आग बुझाने वाला जब दल आता है तो वे देखते हैं कि वहां पर नोट जल रहे हैं, और कई रिपोर्टों के द्वारा पता चला है कि लगभग 15 करोड़ रुपए के 500 के नोट थे, ऐसा रिपोर्टों से पता चला है, राइट। तो अब इन जज साहब ने तो डिनाई कर दिया कि नहीं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, वो आउट हाउस है, मेरे बंगले से बाहर का हिस्सा, हालांकि बंगले की बाउंड्री के अंदर है, सर्वेंट रूम है, कहते सभी का एक्सेस है वहां तक। तो अब आप देखिए, भ्रष्टाचार, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का मुद्दा आ गया, न्यायपालिका में जजेस के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव आ गया।
आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 124 और हाईकोर्ट में आर्टिकल 217, इन दो अनुच्छेदों की बात आ गई है। तो ध्यान रखें किस तरीके से हमने इन खबरों को जोड़ना है। अब और देखते हैं इसके अलावा और कौन सी खबरें यहाँ पर। सो देखें, पहलगाम में हमला, तो पाकिस्तान से आए हुए जो आतंकवादी हैं उन्होंने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की कौन सी बैसरन घाटी या बैसरन वैली में वहां पर 26 लोगों का धर्म पूछ करके उनकी हत्या कर दी गई थी। उन 25 तो थे भारत के और एक नागरिक था नेपाल का, तो टोटल 26 लोग मारे गए। और ये घटना है। और ट्रंप का संघर्ष विराम का दावा, ये देखिए बात चली कि मानसून सत्र में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जाने की संभावना है। तो ट्रंप ने क्या कहा था कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच जो 4 दिनों का जो युद्ध चला, तो ट्रंप ने घोषणा की थी कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष विराम करा दिया है। हालांकि कई बार सरकार ने डिनाई किया कि हमने खुद ही संघर्ष विराम किया है, पाकिस्तान ने संघर्ष विराम की पहल की, इसलिए हमने संघर्ष विराम किया। तो ट्रंप ने जो दावा किया ये कितना सही कितना गलत, इस पर बहस होगी। पहलगाम में जो हमला हुआ, इंटेलिजेंस क्यों फेल हुआ, इस बात पर बहस होगी। और एक आता बिहार में वोटरों के गहन पुनरीक्षण, SIR जो चल रहा है बिहार में, अब ये है। तो इसमें कुछ तय किए गए हैं, मानक या मानदंड तय कर दिए गए कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज किसी व्यक्ति के पास हैं तो उसका वोटर ID भी बना रहेगा, अगर नहीं है तो नहीं बन पाएगा। हालांकि ये जब मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वहां पर जहां पे आधार को इसमें शामिल नहीं किया गया था, कहता है भी आधार को भी शामिल कीजिए, क्योंकि आधार के आधार पर कई सारी पहचानों को सुनिश्चित किया जाता है। तो यहाँ पर ये मामला भी आएगा। और इसके अलावा अगर देखें तो और कौन सी खबरें, तो अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है, देखिए अगली खबर क्या है, ये जुड़ी है खबर बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित। और ये जो खबर है ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो मैंने इसलिए आपको कहा कि दैनिक भास्कर अखबार मध्य प्रदेश के लिए बहुत मायने रखता। अगर आप MPPSC का एग्जाम निकालना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा अखबार है यहाँ के लिए। जिस तरह से UPSC के लिए इंडियन एक्सप्रेस हो गया, हिंदू हो गया, या हिंदी का जनसत्ता हो गया, या हिंदी में दैनिक जागरण अखबार है, ये हो जाते हैं, उसी तरह से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की किसी भी परीक्षा या यहाँ के वनडे एग्जाम के लिए अगर आप किसी अखबार को पढ़ना चाहें तो इसलिए दैनिक भास्कर बहुत अच्छा अखबार है जिसमें आप जा सकते हैं। अब इसमें एक खबर है कि देखिए तीन जो ऐसे नेशनल पार्क हैं उन्हें बायोस्फीयर रिजर्व बनाने की सहमति दे दी है यूनेस्को ने। तो ये देखें, कान्हा है, बांधवगढ़ है और पेंच है। अगर इन्हें यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल कर देंगे तो ऑलरेडी मध्य प्रदेश के 3 ऐसे नेशनल पार्क्स हैं जो कि पहले से बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हैं। अब वो 3 कौन कौन से हैं, तो अभी हम देखें वर्तमान में भारत के तो टोटल 18 हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो एक तो है पचमढ़ी, दूसरा है पन्ना और तीसरा है अमरकंटक। तो ये 3 शामिल है। अगर ये जो 3 जिनके लिए कि अभी देखिए 3 कौन से, कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, इनके लिए भी अगर मंजूरी मिल जाती है तो टोटल हो जाएंगे 6। अब इसे समझते हैं कि आखिर ये क्या है। तो देखिए भारत सरकार ने, मतलब केंद्र सरकार ने, ये जो कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच, इनका एक प्रपोजल बनाया और यूनेस्को ने कहा, यूनेस्को के पास भेजा कि मैन और बायोस्फीयर कार्यक्रम, जो ह्यूमन और बायोस्फीयर कार्यक्रम है, उसके तहत इन बायोस्फीयरों जो नेशनल पार्क्स हैं इनको बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दे दिया जाए। इस तरह का प्रस्ताव भेजा गया 3 महीने पहले। यूनेस्को ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और अब बोला कि भाई ठीक है, अब इससे संबंधित एक डोजियर मांगा है। और ये डोजियर कौन तैयार करेगा, इस बात को समझिए। डोजियर की जिम्मेदारी मिली है भोपाल स्थित एनवायरमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में एप्को कहा गया है। ये एप्को तैयार करेगा इस डोजियर को और अगले 6 महीने में तैयार करके ये भेजा जाएगा यूनेस्को को। और यूनेस्को को जब भेजा जाएगा तो यूनेस्को फिर इसे मंजूरी दे देगा। तो 3 की जगह मध्य प्रदेश में हो जाएंगे कितने, 6। और भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये बढ़ के हो जाएंगे 19, 20, 21, टोटल 21 हो जाएंगे। अब यहाँ समझते हैं कि आखिर बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है और किसे बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया जाता है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये लिखने में मेंस के लिए भी आ सकता है कि आप कम वर्ड्स में जब आता है ना 20-30 वर्ड्स में लिखने, तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं इसे समझते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे इलाके होते हैं जहां पेड़ पौधे, वन्यजीव और वहां के निवासी आदिवासी जीवन और प्रकृति को मिलकर के जहां पर रहते हैं उसे बोलेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। जहां पे ना केवल वहां के जीव जंतु, वनस्पति और वहां पे जो मनुष्य जो रहते हैं, ये जब मिलजुल करके वहां पे रहते हैं, उस एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाता है। और देखिए
यूनेस्को किसे मान्यता देता है? तो यूनेस्को केवल उन्हीं जगहों को मान्यता देता है जहां लोग प्रकृति के साथ तालमेल बना करके रहते हैं, प्रकृति के आर्टिफिशियल तरीके से नहीं, प्राकृतिक तौर पे जहां पे रहते हैं। और देखिए अब जब ये होगा तो देश के स्तर पर भी एक राष्ट्रीय समिति होती है, उससे भी मंजूरी प्राप्त होगी, तब जाकर के फिर ये जो डॉजियर है फिर जाएगा कहाँ, फिर से यूनेस्को के पास भेजेंगे। और देखते हैं, अब देखें तो देश में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और प्रदेश में मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी 3 है, पचमढ़ी, पन्ना और अमरकंटक। और ये जो अचानक मार, ठीक है, तो अचानक मार जो है जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में आता है, ध्यान रखें। अब अगर 3 और जुड़ जाएंगे, वो 3 कौन कौन से हो गए, कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच, तो हो जाएंगे 6। और देखते हैं यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व से फायदा क्या मिलता है, इस बात को भी जान लीजिए, क्योंकि ये भी जिज्ञासा होती कि आखिर क्यों। तो देखा जाए कि इससे एक तो क्या होगा, वैश्विक स्तर पर एक मान्यता प्राप्त हो जाएगी, तो अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग का रास्ता खुल जाएगा, पर्यटन बढ़ेगा और वहां पर रहने वाले लोगों को रोजगार भी मिलेगा, नए तरह के रोजगार सृजित होंगे, क्योंकि पर्यटन बढ़ेगा तो पर्यटन से संबंधित सफारी वगैरह और कई तरह की चीजें जुड़ जाएंगी। इसके अलावा आदिवासी संस्कृति व जीवन शैली को भी प्रोटेक्ट या कंजर्व रखने में मदद मिलेगी। देखिए कोई भी अपनी इस कल्चर को क्यों छोड़ के दूसरे कल्चर में चला जाता है, क्योंकि उसको लगता है अपने कल्चर में रहने के कारण उसकी आमदनी नहीं बढ़ रही है। तो हम देखते अपनी लैंग्वेज छोड़ देता, अपने पहनने ओढ़ने के कपड़े छोड़ देता, अपने गहने छोड़ देता, अपनी भाषा छोड़ देता है, सब कुछ। लेकिन यहाँ पे जब लोग घूमने जाएंगे, मान लीजिए कि कहीं पे कोई खास आदिवासी समुदाय रहता है, तो लोग वहाँ जाएंगे, उस आदिवासी समुदाय से मिलेंगे, उनके गहनों को देखेंगे, उनके कपड़ों को देखेंगे, उनके रहन सहन, उनकी झोपड़ियाँ देखेंगे, घरों को देखेंगे, उनकी किसी तरह की चित्रकला उसको देखेंगे, समझेंगे और उनसे परचेज भी करेंगे, खरीदेंगे भी। तो उनको वहाँ रोजगार मिलेगा और लोगों को भी उनकी संस्कृति के विषय में जानकारी मिलेगी, तो उन्हें कभी भी हीन भावना नहीं होगी कि अरे हमारी संस्कृति के कारण हमें रोजगार नहीं प्राप्त होता है, हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर है। इस तरह से उनकी अर्थव्यवस्था का भी विकास हुआ। और देखें, अगर मान लीजिए कोई इलाके को बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया जाता है तो क्या फर्क पड़ेगा, तो देखें इससे वहां पर कुछ प्रतिबंध लग जाएंगे। कैसे लग जाएंगे, तो देखें एक बायोस्फीयर रिजर्व को 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है कोर जोन, जो सबसे अंदर का जोन होगा उसे बोलेंगे कोर जोन, और ये पूरी तरह से एक संरक्षित या प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के लिए ही लोग प्रवेश कर सकते हैं और किसी काम के लिए नहीं, पर्यटन के लिए भी नहीं। बफर जोन होता है, यहाँ पर सीमित मानव गतिविधियां हो सकती हैं, यहाँ पर पशुओं को चराया जा सकता है, मछली को पकड़ा जा सकता है या फिर पर्यटन की भी अनुमति होती है। एक होता है ट्रांजिशनल जोन, ये बिल्कुल बाहर की तरफ का, तो बाहरी क्षेत्र जहां मानव बस्तियां होती उसे बोला जाता है ट्रांजिशनल क्षेत्र। तो इस तरह से उसे 3 एरिया में डिवाइड किया जाता है। कोर जोन को पूरी तरह से संरक्षित रखा जाता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, कितने हैं, इससे क्या फायदा होता है और किस तरह से इसको विभाजित किया जाता है, क्या क्या प्रतिबंधित यहाँ लग जाते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। और ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डॉजियर को तैयार करेगा और फिर यूनेस्को के पास भेजेगा। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको इस खबर के विषय में आपको पता चल गया। और ये आज के अखबार में आप जा सकते हैं, आप देख सकते हैं। और बस जितनी मैंने आज 12 खबरें बताऊँ, इसके अलावा कोई खबर नहीं देखनी कि क्या हुआ, कहाँ हुआ, कोई मतलब नहीं रखना है। चलिए अब एक खबर और है, और ये जो खबर है ये है प्लास्टिक पर पाबंदी। पानी के लिए अब बांस की बोतल, कहाँ पर, गंगटोक, कहाँ पे, ये सिक्किम में। तो सिक्किम में क्या हुआ कि सिक्किम में अगर देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक जगह है, सिक्किम के लाचेन की आबादी मात्र 2500 है, 2500 है, लेकिन हर साल यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं लाखों की संख्या में घूमने आते हैं। अब जब ये आते हैं तो वे क्या करेंगे, पानी की बोतल खरीदेंगे, पानी पिएंगे, और प्लास्टिक वहाँ पे लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो सिक्किम की सरकार ने क्या किया, इस जगह पे, कौन सी जगह पे, लाचेन नाम की जो जगह है, यहाँ पर उन्होंने जो बोतल बंद पानी है, प्लास्टिक की बोतलों को बंद कर दिया गया है, और उस पर अगर कोई इस्तेमाल करता है तो बोला कि भाई जुर्माना लगाया जाएगा। फिर इसका विकल्प क्या है, देखिए उन्होंने क्या किया, बांस की बोतल शुरू कर दी है। और ये कौन सा बांस है, भालुका नाम का एक बांस है जो कि असम से मंगवाया जाता है। अब देखिए, अगर जो भी लोग भालुका बांस की खेती करते हैं उस इलाके में उनको आमदनी का जरिया मिल गया, और ये देखिए प्लास्टिक यहाँ नहीं होगा तो पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद हो गया। अब आप सोच के देखें तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह बनाने से, नेशनल पार्क बनाने से हम कहते कई तरह के प्रतिबंध लग जाते हैं, लोगों की आमदनी कैसे बढ़ सकती है, पर्यटन को कैसे बढ़ावा मिल सकता है, या फिर हम बात करें कि वहाँ पे जो
लोक कला है किसी भी तरीके से, बांसों से बोतल बना रहे हैं। अब आप सोच के देखिए, तो अब जो लोग बना रहे हैं उनको तो बेनिफिट मिलेगा, उनको तो एक रोजगार मिल रहा है, और साथ ही साथ पर्यावरण के लिए कितना बढ़िया है कि प्लास्टिक अब वातावरण में नहीं जाएगा, राइट। तो ये देखिएगा, तो ध्यान रखें, भालुका नाम का जो बांस है, बांस की अलग अलग प्रजातियां उनमें से, और ये असम से मंगाया जाता है, और ये इस जगह का नाम है लाचेन, कहाँ पे, सिक्किम में है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। और ये सिर्फ ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है, ये इंफॉर्मेशन इसलिए है कि आप अपने निबंध में, आप अपने इंटरव्यू में, आप कहीं पर भी इस नॉलेज को इस्तेमाल करें। जरूरी नहीं कि यहाँ से इस खास तौर पे यहाँ से प्रश्न है, लेकिन अगर आ गया कि ऐसा कौन से बांस की किस्म है जिससे कि असम से आया है सिक्किम में, और सिक्किम में वो कौन सी जगह जहाँ प्रतिबंध लगा, लाचेन नाम की वो जगह है, और वहाँ पे प्लास्टिक की पैक्ड जो वाटर है, बोतल बंद पानी पे प्रतिबंध लगा, वहाँ पे बांस की बोतलों को प्रमोट किया जा रहा है। क्लियर है, ध्यान रखें, इस तरह का प्रश्न आ सकता है। अब देखिए ये जो है यहां से किस तरह का प्रश्न आएगा, तो हम यहां देखते हैं, बताता हूं आपको। ई रिक्शा संचालन को लेकर नया ड्राफ्ट, मतलब अब तक कोई नियम ही नहीं है, ठीक है। और देखते हैं 95% के पास लाइसेंस नहीं, जो ई रिक्शा चलाने वाले 95% के पास किसी भी तरह का लाइसेंस नहीं है। भोपाल में ई रिक्शा से स्कूली बच्चों को सवारी पर बैन, अगर स्कूल तक बच्चों को कोई ई रिक्शा लेकर के पहुंचा रहा है तो उस पर बैन लगा दिया गया कि इसका इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि ना तो पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं तो उनकी यात्रा सुरक्षित नहीं है, राइट। अब देखिए अब क्या हुआ, देखिए जिला सड़क सुरक्षा समिति, अब आप समझिए हर जिले में ये जिला सड़क सुरक्षा समिति होती है, इसने सिफारिश की भोपाल में ई रिक्शा से स्कूली बच्चों को लाने ले जाने पर प्रतिबंध लगाया जाए। और अब देखें तो ये तो पता चल गया कि चलिए कलेक्टर साहब कौन है, तो कौशलेंद्र विक्रम सिंह हैं। ये प्रश्न वहाँ नहीं आएगा, लेकिन आप ये ध्यान दें कि जिला सड़क सुरक्षा समिति नाम की एक कमेटी बनाई जाती है, ठीक है, और उसने इस तरह की सिफारिश करने का उसके पास अधिकार होता है। अब देखें अगर भोपाल की बात करें तो 14,000 ई रिक्शा रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से करीब 2,000 ई रिक्शा स्कूली बच्चों को लाने ले जाने का काम करते हैं। और देखिए इनमें से 95% का तो कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, ना तय रूट ना स्टॉप, और ड्राइवरों के पास किसी भी तरह का कॉमर्शियल वाहन लाइसेंस भी नहीं है, और कई बार तो देखा जाता है नाबालिग भी इन्हें चला रहे होते हैं, जिसके कारण ट्रैफिक भी बाधित होता है और दुर्घटनाओं का कारण बन जाता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि यहाँ से किस तरह का प्रश्न बनेगा, तो सबसे बड़ी चीज़ तो हम ये देखेंगे कि ई रिक्शा जो है, अब तक पता चल रहा है, अगर भोपाल की बात करें कि भोपाल में 95% जो ई रिक्शा चलाने वाले लोग हैं उनके पास किसी भी तरह का कोई लाइसेंस नहीं है, और इससे ये असुरक्षित यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि नाबालिग इसको चला रहे हैं, जिन्हें प्रशिक्षण नहीं है, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, तो यहाँ पर दुर्घटनाओं को बढ़ावा देते हैं, और कहीं भी दाएं बाएं आगे पीछे कहीं से भी निकाल लेते हैं तो ट्रैफिक भी जाम हो जाता है। तो ये देखिए, अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्या करना होगा कि इनको प्रशिक्षण देना होगा, इनके लिए भी तय मानक बनाने पड़ेंगे कि लाइसेंस जरूरी, वो भी कमर्शियल लाइसेंस इनके लिए आवश्यक किया जाएगा। अगर वो उसमें नॉर्म्स बहुत कठोर हैं कि भाई ट्रक के ड्राइवर और ई रिक्शा के ड्राइवर में फ़र्क होगा, तो यहाँ पर उस फर्क को देखते हुए कमेटी तय करेगी कि किस तरह की इन्हें रियायतें दी जाएंगी। तो ध्यान रखें, अब आप इस बात को कहीं पर भी सड़क सुरक्षा से संबंधित है उसमें जोड़ सकते हैं, स्कूलों में परिवहन से संबंधित जो अगर समस्याएं आती हैं कहीं पर, उसमें आप जोड़ सकते हैं कि किस तरह के वाहनों को इसमें शामिल किया जाए, किसको नहीं। ई रिक्शा को अगर प्रमोट किया जा रहा है तो वहां देखा जाए कि जो लोग उसे चला रहे हैं उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, उनको प्रॉपर प्रशिक्षण होना चाहिए। कल के दिन आप मेंस का एग्जाम लिखेंगे, निबंध लिखेंगे, इंटरव्यू में बैठेंगे, ये सारा नॉलेज वहां पे इस्तेमाल होगा, ध्यान रखें आप लोग। चलिए अब आता है अगला, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स। ये क्या है भाई, तो वेटरन्स क्रिकेट मैच, मतलब जो पहले जो पूर्व क्रिकेटर हैं उन्होंने यहाँ पर उनके बीच में एक मैच चल रहा था, लेकिन इन क्रिकेटरों ने, भारत के जो क्रिकेटर हैं इन्होंने मना कर दिया। ये कौन कौन है ऐसे, शिखर धवन, हरभजन सिंह, यूसुफ पठान, इरफान पठान जैसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने कहा कि पहलगाम में आतंकी हमले में पाकिस्तान शामिल रहा, पाकिस्तान प्रायोजित ये था आतंकवादी हमला, ऐसे में हम पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह से खेलने के लिए राजी नहीं हैं। तो ध्यान रखें, ये जो टूर्नामेंट था ये प्रस्तावित था भारत और पाकिस्तान के बीच संडे को, आज मंडे की बात है तो कल की बात है, तो ये रद्द करना पड़ा क्योंकि ये खिलाड़ी खेलने के लिए राजी ही नहीं है। तो ध्यान रखें, वेटरन्स क्रिकेट मैच रद्द हो गया है, और ये कहाँ पर होना था, बर्मिंघम, राइट, कहाँ पर, इंग्लैंड। तो चलिए अगला अगर हम देखें तो एक योजना है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम अन्नयान योजना। तो ये योजना अब आप देख लीजिए कि ये कहाँ पर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है,
और ये केंद्र सरकार की एक योजना है, तो ध्यान रखें अगर ये प्रश्न आता है तो केंद्र सरकार की योजना है। 35% इसमें ग्रांट दी जाती है और जो भी इंटरेस्ट होता है उसमें 3% का भी उसमें सब्सिडी मिलती है, इसमें भी अनुदान दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है। तो बस इतना ध्यान रखें। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि किसी भी तरह के जो फूड प्रोडक्ट है उनको प्रोसेसिंग करने की यूनिट डाली जाती है। मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का इसमें लोन प्रोवाइड किया जाता है। अगली योजना है, और ये थोड़ी बड़ी कमाल की योजना है, क्योंकि जिस तरह से शहरों का मास्टर प्लान तैयार किया जाता है उसी तरीके से पहली बार मध्य प्रदेश की 2 पंचायतों का भी मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। देखिए क्या लिखा है, सीहोर की बिल्किसगंज और विदिशा की मुरवास पंचायत में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ। क्या लगाए जाएंगे, सीसीटीवी कैमरे। हम उसकी बात यहां पर करते, क्या होगा इस गांव में। देखिए जिन गांव में प्लानिंग हो रही तो क्या गांव में सड़क बनेगी, बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, इंटरनेट और सीसीटीवी जैसी सुविधाएं होंगी। साफ सफाई, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था की जाएगी जैसी कि शहरों में होती है। जब इसे मैं पढ़ रहा था तो मुझे ध्यान आ गया, डॉक्टर अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, अग्नि जो मिसाइल है वो डेवलप करने का उनको श्रेय दिया जाता है, वो भारत के राष्ट्रपति जी भी रहे। अब डॉक्टर कलाम ने एक PURA प्रोवाइड अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज की बात की थी कि अगर हम वो कर देते हैं तो गांव से शहरों की जो पलायन होता है वो बंद हो जाएगा। यही सब तो शहरों में मिलता है लोगों को, अगर ये गांव में मिलने लग जाए तो कमाल हो जाएगा। इसके अलावा और क्या क्या होगा, इसके अलावा भी कुछ और भी चीज़ें होंगी, ये देखा जाएगा। कुछ दिनों पहले मैंने करंट अफेयर्स की जब क्लास ले रहा था तो नीति आयोग का एक विजन डॉक्यूमेंट आया है और उसमें ये बताया कि पंचायतों को और नगर निगमों को इतना सक्षम बनाया जाए कि वे अपना बजट खुद तैयार कर पाएं, कहाँ से कितना धन आएगा, कितना टैक्स वे लगा सकते, ये देखें, मतलब अपने लोकल रिसोर्सेज पे। जैसा कि 1870 में लॉर्ड मेयो ने किया था कि भारत में जो भी लोकल बॉडीज हैं वे अपने धन की व्यवस्था खुद करें, अपने रिसोर्स की व्यवस्था खुद करें। तो देखिए क्या है यहाँ पर, पंचायतों का बजट कितना है, आय के स्रोत क्या हो सकते हैं, पंचायत से टैक्स कैसे और कितना लिया जा सकता है, इन सारी चीजों को भी देखा जा रहा है कि ग्राम पंचायतों की आमदनी और कैसे बढ़ाई जा सकती है उन्हीं के अपने खुद के सोर्स से। अब अंदाजा लगाइए किसी गांव में सड़क बिल्कुल पक्की होगी, बिजली पूरे टाइम मिलेगा, पानी मिलेगा, इंटरनेट मिलेगा, सीसीटीवी लगेंगे, तो गांव के लोगों से उस गांव की पंचायत टैक्स भी तो मांग पाएगी कि आपको ये सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, आप हमें टैक्स पे कीजिए। तो गांव में आधारभूत ढांचे का, जैसे हम टोल टैक्स देते हैं, सड़क पे चलते हैं, सड़क के मेंटेनेंस के लिए टोल टैक्स लिया जाता है, सड़क बनाने के लिए जो पैसे खर्च के उसकी वसूली के लिए टोल टैक्स लिया जाता है, तो गांव में भी फिर शहरों जैसी सुविधाएं मिलेंगी आपको, तो वो वहां पे गांव की पंचायत की भी आमदनी क्रिएट की जाएगी, जनरेट की जाएगी, जिससे कि ऐसा हो। देखिए अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या है, देखते हैं, मध्य प्रदेश की हर पंचायत का अलग अलग मास्टर प्लान बनेगा और मध्य प्रदेश में टोटल 23,000 मतलब 23,000 पंचायतों के लिए योजना बनाई गई है। और वर्तमान में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे देखें तो सीहोर का बिल्किसगंज और विदिशा लटेरी ब्लॉक का मुरवास पंचायत, ये 2 पंचायतों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे किया। अगर अब अगला सवाल क्या है, आखिर ये तैयार कौन कर रहा है, ये प्लान कौन, ये मास्टर प्लान बना रहा है, तो देखिए भोपाल में स्थित है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, ये बना रहा है इनके लिए प्लान, ध्यान रखें। और यहाँ पर क्या किया गया, दोनों पंचायतों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और मुरवास में सिंगाड़े की खेती की जाएगी और बिल्किसगंज में पर्यटन से रोजगार मिलेगा। तो ये कुछ सोचा उन्होंने, उसके हिसाब से अलग अलग पंचायत के लिए अब अलग अलग। पुराने समय में कई बार जब नीति आयोग बनाया गया और उसके पहले जो प्लानिंग कमीशन होता तो बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता था कि एसी चैम्बर में बैठ के बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं और प्लान बना लेते हैं। अब वो हर पंचायत, हर गांव के हिसाब से कि कहाँ क्या होता है उसके हिसाब से तैयार कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई मुरवास में सिंगाड़े की खेती होगी और बिल्किसगंज में आसपास कोई पर्यटक स्थल है तो पर्यटन से होगा। तो देखिए इस तरह से और क्या क्या होगा, देखिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। इसमें देखिए हेल्थ होगी, एजुकेशन होगा, हाउसिंग और मनोरंजन। गांव की जमीन के हिसाब से अलग अलग सेक्टर तय किए जाएंगे, कहाँ पर क्या होगा और क्या बनाया जाएगा। और समझिए गांव में लेक फ्रंट, अगर कहीं कोई झील है, तालाब है, स्थानीय व्यापार पर जोर दिया जाएगा। पहला चरण इसका 2026 से 2030 के बीच का होगा और दूसरा चरण होगा 2030 से 35 तक। अब बिल्किसगंज की अगर बात करें तो बिल्किसगंज के लिए 11 और मुरवास के लिए 7 प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। इसमें क्या किया जाएगा, लेक फ्रंट, एक नया बाजार होगा, स्किल डेवलपमेंट सेंटर होगा और ग्रे वाटर, ठीक है, जो ड्रेनेज
ग्रे वाटर और ड्रेनेज सिस्टम, पब्लिक कलेक्शन सेंटर, माफ कीजिए प्लास्टिक कलेक्शन सेंटर की प्लास्टिक भी आपके नालियों में न जाए, कलेक्ट कीजिए। गौ कास्ट निर्माण, गोबर से जो लकड़ी का बुरादा मिक्स करके गौ कास्ट बनाएंगे। नट उत्पादन और खेती, गौशाला का निर्माण, अब ये सारी चीजें की जाएंगी। अब एक बड़ा सवाल आता है कि आखिर इस तरह के प्लान की आवश्यकता क्या हो रही है, क्यों हम चाह रहे हैं कि गांव का भी शहरीकरण होता जाए। तो अभी इनमें देखिए, गांव में रोजगार, छोटे कारोबार और वेस्ट जो बोलेंगे अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट मैनेजमेंट जैसी जरूरतें नहीं है। मतलब यहाँ पर नहीं, गांव व जंगलों को साफ सुथरा रखने के लिए और उन्हें टिकाऊ बनाए रखने के लिए सब किया जाएगा। अब बात आती है संभावना क्या है, तो लोगों को सही ट्रेनिंग दी जाएगी, वे अपने स्तर पर कमाई के रास्ते खोज सकते हैं, और स्वयं सहायता समूह जो होंगे और पर्यटन इत्यादि से भी उनकी आमदनी बढ़ेगी। तो आप समझिए, कुल मिलाकर के गांधी का जो सपना था कि आत्मनिर्भर गांव बना दिए जाएं, तो यहाँ पर ये उसी पर चल रहे हैं, और वहाँ पर शहरी सुविधाएं मिल जाएंगी। सड़क है, पानी है, बिजली है, सीवर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, मनोरंजन है, ये सब कुछ होगा। तो कोई गांव छोड़ करके शहर क्यों आएगा, सोचने वाली बात है। तो कुल मिलाकर के भारत के गांव को यूरोप और अमेरिका के गांव जैसा सुविधा संपन्न बनाने के लिए ये प्लान चल रहा है, और ये मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है। सो ध्यान रखें। अब इस तरह के प्रश्न आते हैं, आपके निबंध में आते हैं कि ग्राम क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन को कैसे रोकें, या फिर ये आता है कि शहरों में जो मलिन बस्तियां, स्लम्स हैं, वो धब्बा हैं, उन्हें कैसे खत्म किया जाए, कैसे रोका जाए। तो इन सारी बातों को वहां पे आपने दोहरा देना है, इस्तेमाल कर लेना। तो प्रीलिम्स के लिए आपको ये मिल जाएंगे यहाँ से, और मेंस और इंटरव्यू और ऐसे के लिए आपने इसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है। चलिए अगली खबर देखते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब है, तो अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है 20 जुलाई को, आज है 21 जुलाई। और ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन अपोलो 11 मिशन, अब ये क्या है अपोलो, जो मून पे गए थे। मून पे कौन गया था सबसे पहले पैर रखने वाले, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला कदम रखा था जिस दिन चंद्रमा पर, उसे अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस। अब खबर तो कुछ ऐसी थी कि बच्चों ने मॉडल्स बनाए, लेकिन हमें हमारे काम की चीज देख लेनी कि अच्छा इसमें खबर क्या मिल रही है, कि अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस। दूसरा क्या मिला कि अपोलो 11 वो मिशन था जो मून पे गया, और कब गया, 20 जुलाई 1969 को गया, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चंद्रमा पर पैर रखा। क्या, और कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे इनके साथ एक और यात्री कौन गए थे, राइट। चलिए वो बताइएगा। अगला अब है स्काडा सिस्टम। ये क्या चीज है स्काडा सिस्टम, तो चलिए ये है रेलवे से संबंधित। अब देखें कैसे, तो देखिए भोपाल का जो रेल मंडल है, देखिए ट्रेनें चलती हैं आजकल बिजली से, और अगर मान लीजिए कहीं पर बिजली की सप्लाई में कोई बाधा आ जाती तो ट्रेन जहां तहां खड़ी हो जाएंगी, फिर उन्हें दोबारा से चालू करने में समय लगेगा। तो उसी से संबंधित है। देखिए क्या है, आवागमन के दौरान काम आने वाला इलेक्ट्रिक सिस्टम सुपरवाइजरिंग कंट्रोल एंड डेटा एग्जीबिशन, इसे स्काडा कहा जाता है। अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ा जा रहा है, शामिल किया जा रहा है, जिससे कि साइबर सिक्योरिटी से लैस हो जाएगा। तो कहीं पर भी किसी भी तरह का अचानक कोई बिजली की सप्लाई में कोई रुकावट आ जाएगी तो वो पता चल जाएगा, और किसी भी तरह की घटना दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सकेगी। और कभी भी अगर बिजली की सप्लाई रुकती तो इमीडिएट पता चलेगा किस जगह से सप्लाई बाधित हुई, उसको इमीडिएट ठीक किया जाएगा, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन है जो वो बिल्कुल प्रॉपर चलता रहे, ट्रैक पर किसी भी तरह से रोक ना लगे। अब अगर यहाँ प्रश्न आता है कि वर्ल्ड ट्राइबल डे, तो विश्व आदिवासी दिवस कब है, 9 अगस्त को, तो अगले महीने की बात हो रही है। तो आदिवासी समाज का संगठन जय आदिवासी युवा शक्ति क्या कर रहा है, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजन की तैयारी कर रहा है। तो अब आप समझ जाएं ये क्या चाहते हैं कि विश्व आदिवासी दिवस पर सरकारी अवकाश घोषित किया जाए, ये इनकी डिमांड है। और देखिए अब अगर आता है आदिवासी, तो आपको ये जानना चाहिए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस आदिवासी समुदाय की है। तो जो 5 प्रमुख हैं उनके बारे में जान लीजिए। आदिवासी समुदाय कौन से जिलों में ज़्यादातर संकेंद्रित हैं, इस तरह के प्रश्न यहाँ पे बनेंगे, तो ध्यान रखें। और ये दिवस आपको पता चल गया 9 अगस्त है, क्लियर है। चलिए अब अगला अगर हम देखें तो अगला क्या है, अगली खबर है क्रिप्टो करेंसी से संबंधित। अब यहाँ से कैसे प्रश्न आएंगे तो हम इसे देखते हैं। तो कुछ खबरें ऐसी बनी कि क्रिप्टो करेंसी का बाजार 10 साल में 900 गुना से ज़्यादा बढ़ गया,
और ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से इस क्षेत्र में निवेश बढ़ा। क्यों भाई? देखिए यहां पर अगर एक एक्ट का नाम आएगा, देखिए जिसे मैं बोलता हूं जीनियस एक्ट, ये आज के दैनिक भास्कर में खबर है, आप समझिएगा, और अर्थव्यवस्था वाले पन्ने पे है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते शुक्रवार मतलब फ्राइडे को, आज है मंडे, जीनियस एक्ट पर हस्ताक्षर किए। ये क्या है? यह अमेरिकी डॉलर से जुड़ी क्रिप्टो करेंसी स्टेबल कॉइन को मान्यता देता। तो अब कौन सी मान्यता दी गई है? स्टेबल कॉइन, बिटकॉइन नहीं, ये स्टेबल कॉइन है, ध्यान रखिएगा। तो अमेरिका ने कौन सी करेंसी को मान्यता दी है? स्टेबल कॉइन। ये किस पर बेस्ड है? एक क्रिप्टो करेंसी। और किस पर? अमेरिकी डॉलर पर बेस्ड है। और ये कौन सा एक्ट है? जीनियस एक्ट। तो जीनियस एक्ट के द्वारा अमेरिका ने अमेरिकी डॉलर से जुड़ी क्रिप्टो करेंसी स्टेबल कॉइन, अगर नाम आए तो डॉज कॉइन, तो कई तरह के आएंगे ना, बिटकॉइन, यहां पर क्या है? स्टेबल कॉइन, ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये है। दूसरी बात, अब अगर हम यहां पे देखें कि दुनिया में 90% से ज्यादा केंद्रीय बैंकों ने अपनी खुद की डिजिटल करेंसी पर काम करो। भारत का रिजर्व बैंक भी काम कर रहा है। भले भारत में अभी लेन देन पर प्रतिबंध है, पूरी तरह से आरबीआई ने इसको परमिशन नहीं दी है, लेकिन यहां पे कुछ विरोधाभासी बातें भी मैं बताऊंगा। देखिए भारत में क्या किया, स्पष्ट कानूनी ढांचा नहीं होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2020 में ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया। तो क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग पर भारत में प्रतिबंध है। फिर 2022 में केंद्र सरकार ने इसे हतोत्साहित करने के इरादे से क्रिप्टो पर, जो क्रिप्टो से जो कमाई होती है उस पर 30% का टैक्स लगा दिया है। और ये ट्रांजैक्शन जो है टैक्स, इस पर वो भी लगा दिया। तो अगर आप देखें तो टीडीएस भी इसमें देखें 1%, और जो किसी भी तरह का कमाई पर जो टैक्स है वो 30% लगा दिया है। लेकिन आप देखें कि आरबीआई ने इसको मंजूरी अभी नहीं दी है। और देखते हैं, अब अगर हम बात करें कि वो दुनिया में पहला कौन सा देश था जिसने क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दी, तो देखिए अल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी टेंडर मतलब कानूनी रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। अब आपको अल सल्वाडोर कहाँ पे है? तो देखिए इक्वाडोर, अल सल्वाडोर, पनामा, बेलीज, ये कहाँ पे ये देश है? तो आपको देखना लैटिन अमेरिकी जो देश हैं, जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच के जो देश हैं, आपने वहां पर जाकर के देखना कि आखिर ये कहाँ पे। तो इससे आपकी ज्योग्राफी जो मैपिंग है वो भी बेहतर होगी और आपको ये पता भी चल जाएगा। और क्या है, जापान, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर, इन देशों ने ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के लिए प्रगतिशील रुख दिखाया है। और ये अपनी अपनी जगह पर कई लोग कानून बना रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं वेट एंड वॉच, देखते हैं और कैसा चल रहा है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में अभी मान्यता नहीं दी। लेकिन अगर तब भी इससे कोई बताता हमने क्रिप्टो बेच करके पैसे कमाए तो 30% उसको टैक्स देना पड़ेगा। यूरोपीय संघ की अगर बात करें तो क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करने के लिए मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट नाम का एक फ्रेमवर्क बनाया गया यूरोपीय देशों में। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा ऐसे जो काम है अभी यहाँ बताने वाला हूँ क्या काम है, वहां पर आतंकवादी या फिर बुरे लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो अब अगर देखा जाए क्रिप्टो की आलोचना क्यों की जाती है, अगर पूछा जाए तो देखिए इसके पेमेंट ट्रैक नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए सॉफ्टवेयर, डिजिटल रियल एस्टेट, अवैध हथियार, ड्रग्स जैसे प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल होता है। कुल मिलाकर के ब्लैक मार्केट में, हथियारों की तस्करी में, ड्रग्स की तस्करी में या किसी भी तरह के अपराध करने में इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसके पेमेंट को ट्रैक नहीं किया जा सकता इसीलिए। और देखें कुछ देश उन बाजारों से पेट्रोल, देखिए जैसे अभी क्या हुआ, रूस से भारत पेट्रोल खरीदता है, मतलब क्रूड ऑयल खरीदता है। तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे कुछ देशों के ऊपर अमेरिका ने मान लो प्रतिबंध लगा दिया कि आपको उस देश से पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं खरीदना, लेकिन तब भी कुछ देश खरीद रहे हैं। क्यों? एक और सिस्टम बताता है, स्विफ्ट एक सिस्टम होता है, ये इंटरनेशनल लेवल पे पेमेंट के लिए सिस्टम होता है जिसे बोलते हैं स्विफ्ट प्रणाली। रशिया को इस प्रणाली से बाहर कर दिया है। अब रशिया अगर किसी देश को कोई तेल बेचता है अपना क्रूड ऑयल, बदले में पैसे कहां से आएंगे? तो स्विफ्ट के द्वारा तो आएंगे नहीं, तो वो भी इस्तेमाल करते हैं ऐसे देश। तो यहां क्या लिखा, कुछ देश उन बाजारों से पेट्रोलियम खरीदने के लिए भी क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करने लगे हैं जहां से इंटरनेशनल ट्रेड प्रतिबंधित है। अब आप समझ जाइए ये सब चीजें क्यों चल रही हैं, क्लियर है? तो ये पता चलता है कि इस पर रोक क्यों लगाई गई, और यहाँ पे जीनियस एक्ट क्या है आपको ये पता चल जाता है, स्टेबल कॉइन क्या है आपको ये पता चल गया। और दुनिया के ज्यादातर देश, 90% देशों ने मन बना लिया है कि भाई अब इस पे काम करना है, और रिजर्व बैंक भी इसी तरह की डिजिटल करेंसी पे काम कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ मेन जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके नाम मैं बोल रहा हूँ। एक है बिटकॉइन है, इथेरियम है, बाइनेंस कॉइन है,
सोलाना है और रिपल है। अब एक और नाम क्या हो गया, अमेरिका वाली स्टेबल कॉइन भी हो गया। तो ध्यान रखें इन बातों को, यहां से प्रश्न बन सकते हैं। चलिए अब अगली खबर देखते हैं, अगली खबर क्या है। चलिए अगली खबर है, और ये आखिरी खबर है, 12वें नंबर पे आ गए हम लोग। देखिए आईएमएफ, इंटरनेशनल क्या है भाई, ये अंतर्राष्ट्रीय एक कोष है, किस चीज का ये बात करता है जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जब भी कभी देशों के बीच में भुगतान संकट पैदा हो जाता है कि एक देश ने किसी देश से क्रूड ऑयल खरीदा, कोई सामान खरीदा, लेकिन वो भुगतान नहीं दे पा रहा है, तो वहां पर ये जो है ये वहां पर गारंटी लेता है, इसकी एक मुद्रा होती है एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं, वो जारी किए जाते हैं। ये यहाँ से लोन दे देता है कि चलिए आपको भुगतान संकट है, आप उसे कीजिए, तो ताकि देशों के बीच में जो ट्रेड है वो लगातार चलता रहे। तो दुनिया का महाजन समझ लीजिए इसको, और इसमें ज़्यादातर विकसित देशों का बोलबाला है, और विकासशील और अल्प विकसित देशों की स्थिति बहुत खराब है, उनको जो वोटिंग राइट है, जो कोटा उनका बहुत कम होता है। तो चलिए हम उस खबर पे तो बाद में आते हैं, पहले यहाँ देखते हैं। भारत सबसे तेजी से पेमेंट करने वाले देशों का अग्रणी बने। भाई कौन से पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट हो गए, इसका श्रेय यूपीआई को जाता है, ठीक है, जो हर महीने 1800 करोड़ से ज्यादा लेन देन करता है, राइट। अब देखिए, तो अब आपको पता चल रहा है कि जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है बहुत तेजी से बढ़ गए हैं भारत में, और अगर पिछले साल से अगर इसके कंपैरिजन करें तो एक साल में 32% की बढ़ोतरी हुई है, राइट। तो अब अंदाजा लगाइए कि कितना तेजी से बढ़ रहा है। तो दुनिया के कुल रियल टाइम डिजिटल पेमेंट का लगभग 50% तो यूपीआई के थ्रू होता है। तो यहाँ देखिए कई जगह पे भारत दुनिया में बहुत ही बेहतर कर रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया में जो रियल टाइम में जो पेमेंट किए जा रहे हैं उसमें 50% तो शेयर किसका, इंडिया का है। और इंडिया का कौन सा, यूपीआई। अभी प्रधानमंत्री जी 5 देशों की यात्रा पे गए थे, कहाँ कहाँ, भारत से गए, घाना गए, देन घाना से फिर कहाँ जाते हैं वे, कोई बताना चाहेगा तो प्लीज मुझे बताइएगा। 5 देश है, मैं आपको देशों का क्रम नहीं बताता हूँ, मैं ऐसे बोलता हूँ, नामीबिया गए, घाना गए, ब्राजील गए, अर्जेंटीना गए और ट्रिनिडाद टोबैगो गए। कमेंट बॉक्स में कोई मुझे बताएगा कि ये सबसे पहले कहाँ जाते हैं। जैसे कोई बोल सकता है घाना गए, ट्रिनिडाद टोबैगो गए, अर्जेंटीना गए, ब्राजील गए, नामीबिया गए। जो भी क्रम हो वो आप बताएंगे कि सही उत्तर क्या है, ठीक है, सही उत्तर क्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आप समझ गए यहाँ से कैसे करना है। तो आज का इतना ही था ये करंट अफेयर्स। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर इस तरीके से आप चलते हैं, और अगर टोटल अगर हम बात करें तो टाइम की अगर हम बात करते हैं, तो लगभग हमने 40 मिनट के आसपास यहाँ पर इन खबरों पे बात की, जिसमें प्री में क्या आएगा, मेंस में क्या आएगा, इन सारी चीज़ों पे बात की हमने। तो अब आप उस अखबार में इन खबरों को ढूंढेंगे 15-16 पन्नों में, तो वो आपको एक ही जगह मिल जाएगी। और ये मैं बहुत क्लियरली बता दे रहा हूँ, जो लोग एमपीपीएससी को बहुत सीरियसली लेना चाहते हैं लेकिन अखबार नहीं पढ़ते हैं रोज, वे इन खबरों को डेली देखें, और जो बातें मैं यहाँ पे बताता हूँ इन बातों को बेहतर तरीके से सुने, तो विद इन 7 डेज उनको समझ में आने लग जाएगा कि राइट ये क्लास भी उनके लिए सफिशिएंट है, अगर वो सिर्फ एमपीपीएससी पे फोकस कर रहे हैं। अगर वो यूपीएससी पे भी फोकस कर रहे हैं तो इसके अलावा मेरे अदर टॉपिक पे भी वीडियोस डलते हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा स्वतंत्र सर भी हिंदू के एनालिसिस से संबंधित वीडियोस डालते हैं, तो आप उसे देखें। तो अगर आप कंप्लीट चाहते कि तैयारी तो हिंदू का एनालिसिस मिल जाए आपको, दैनिक भास्कर का मिल जाए, तो यूपीएससी और एमपीपीएससी दोनों का मिल जाए, तो आप दोनों के ही वीडियोस देखिए। मेरा नाम है यशोवर्धन, मेरा देखिए, और स्वतंत्र सर जो हिंदू का एनालिसिस डालते हैं वो देखिए, और हिंदू के अलग अलग आर्टिकल्स का जो एनालिसिस मैं डालता हूं, जो इंटरव्यू के लिए, मेंस के लिए और ऐसे के लिए होता है, आप उन्हें भी लगातार देखते रहिए। अब आपके मन में जिज्ञासा आती होगी कि कैसे देखें, कहाँ से देखें। तो आपको करना सिर्फ इतना होगा कि आपको जाना होगा YouTube पर, और अगर आप YouTube पर जाते हैं तो आपको सर्च करना होगा हजेला आईएएस एकेडमी। हजेला आईएएस एकेडमी आपको सर्च करना है, आप यहाँ जाएंगे, या आप हमारा चैनल आपका अगर खोल लेंगे राइट आप, तो अब आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। देखिए, आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सभी। देखिए यहाँ आप स्वतंत्र सर के भी आपको मिल जाएंगे राइट, और भावेश सर के भी हैं, वरुण सर के भी हैं, ये मेरे वीडियोस डले हुए यहाँ पर आप देखना चाहें जो भी। तो ये आप देखें, यहाँ पर आपको एमपीपीएससी से रिलेटेड, यूपीएससी से रिलेटेड, ये सारे पॉलिटी से रिलेटेड सभी वीडियोस आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। देखिए करंट अफेयर्स फॉर एमपीपीएससी ये मिल जाएगा आपको, करंट अफेयर्स बाय यशोवर्धन सर राइट, तो आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एमपीपीएससी और यूपीएससी दोनों के हैं राइट, कुछ पॉलिटी के वीडियोस हो, तो सभी फैकल्टीज़ के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे।
सो आप यहाँ जाइए और पिछले जो वीडियोस हम लोगों ने अपलोड किए हैं कुछ इसी तरह के, तो आप वहाँ देखें। जैसे कि अभी ये देखिए, एक यूएस ने यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन लगाया भारत की सबसे बड़ी जो सेकंड लार्जेस्ट रिफाइनरी है उस पर। तो अब आप इस खबर पर जाएंगे, ये यूपीएससी से रिलेटेड है और साथ ही साथ एमपीपीएससी के लिए भी है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पता चलेगा, अच्छा जामनगर की जो रिलायंस की रिफाइनरी भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और दूसरे नंबर की नायरा की रिफाइनरी, आपको ये पता चल जाएगा। और इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया कि रोज नेफ्ट जो रशिया की एक कंपनी है, जो पेट्रोलियम कंपनी है, उसकी 49% का इसमें स्टेक होल्डर या हम बोलेंगे पार्टनरशिप है, इसलिए। तो अब आपको ये पता चलेगा कि क्यों होता है। तो आप प्लीज जाइए और वहां पर विस्तार से इन सारी चीजों को देखिए, समझिए, और लगभग लगभग सारी चीजें कवर की जाती हैं, देखिए। और मेंस के टॉपिक भी यहाँ पे पूरे कवर किए जाते हैं। अब जैसे नॉनवेज मिल्क क्या है जिसे भारत में बेचना चाहता है अमेरिका, या अब घर में आप भजन नहीं कर सकते हैं ये क्या है, या अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड लॉस। तो इस तरह की आप देखेंगे सभी के यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे कि शहीद दिवस क्या है, मतलब कुल मिलाकर के आप यहाँ देखें तो आपको लगभग ये देखेंगे तो आप देखेंगे भाविश सर का कि जो शुभांशु जो वापस लौट के आए उस पर रिलेटेड है, या सॉइल से रिलेटेड है, या जियो पॉलिटिकल वीडियो। तो लगभग हम लोग यहाँ पूरी कोशिश करते हैं सारे टॉपिक कवर करें। बस आपको करना ये कि आपने जाना है, चैनल पे विजिट करना है और उन वीडियोस को देखना है, और एक नहीं 2 बार 3 बार देखिए, नोट्स बनाइए। और इसके अलावा आप हमारी साइट पर जाइए, वहाँ से भी आप जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड, जैसे आज मैंने जो भी चीज़ें आपको यहाँ बताई हैं, ये पीडीएफ वहाँ पर आप जाइए, वहाँ से आप ले सकते हैं। क्लियर है? तो प्लीज़ आप फॉलो कीजिए हजेला आईएएस एकेडमी को और हमारे यूट्यूब चैनल को हजेला आईएएस। अगर अब तक आप मेरे साथ बने हुए हैं, आपको वीडियो पसंद आता है, आपको लगता है यूजफुल है, तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, उनको बोलिए एक बार जाएँ, फॉलो करें, भरोसा करें। ये जो चीज़ हम लोग यहाँ डिलीवर कर रहे हैं, खासतौर से हमारे जो डायरेक्टर सर हैं, और बिल्कुल हम लोग को साफ एक हिदायत है कि हमने क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करना। राइट फ्रेंड्स? तो चलिए, लंबी बातें होंगी, तो आप यहाँ आइए, बैठिए और हम एक साथ देखते हैं और तैयारी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यशोवर्धन। फिर मिलते हैं हम अगले दिन अगली खबरों के साथ। थैंक यू सो मच।